कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल भाव संवाद में मैं शिवा सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक किताब के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और उस किताब का नाम है डायनेमिक डीएम। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं जिन पर ये किताब आधारित है और जिन्होंने इसे लिखा है, उनके लेखक और सह लेखिका हमारे साथ उपस्थित हैं। तो हम स्वागत करते हैं आईएएस डॉक्टर हीरालाल जी का, जिनके ऊपर ये किताब आधारित है, और सह लेखिका कुमुद वर्मा जी का। हीरालाल जी डीएम रह चुके हैं पूर्व में बांदा उत्तर प्रदेश में डीएम रह चुके हैं, और इस किताब में उन्होंने अपने उन प्रशासनिक अनुभवों के बारे में लिखा है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। डीएम का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन हीरालाल सर के संबंध में डीएम का जो अर्थ होता है वो है डायनेमिक मैन, और इसीलिए इस किताब का नाम रखा गया डायनेमिक डीएम। और साथ में जो सहलेखिका हैं कुमुद वर्मा जी, उनको ग्लोबल इंस्पिरेशनल वुमन का अवार्ड मिल चुका है और कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, और उन्होंने, अगर मैं सही हूं तो अब तक उनकी 8 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो कि कुछ कविता संग्रह हैं, कुछ अध्यापकों से संबंधित किताबें हैं। तो जब हम किताबों पे बात हो रही है तो किसी ने कहा है कि किताबें बिना किताबों का कमरा बिना आत्मा की शरीर की तरह है, और किताबें मन का वो भोजन है जिसे जितना खाया जाए भूख उतनी ज्यादा लगती है। इसलिए इस कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल भाव संवाद में आज हम किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम जिन पर ये किताब आधारित है, डॉक्टर हीरालाल जी, उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपको कब और क्यों लगा कि आपका जो प्रशासनिक अनुभव है वो एक किताब के रूप में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लग रहा है कि कलिंगा फेस्टिवल के इस फोरम पे हम लोग इस जो ये डायनेमिक डीएम नाम की किताब है उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्वेश्चन पे आता हूँ कि मेरे दिमाग में क्यों आया, कैसे आया। देखिए, जब मैं बांदा में था तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि साहब ये जो है, जो आप सारा काम कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करिए। सामान्यतः डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह का जो डॉक्यूमेंटेशन है होता नहीं है, वो रिपोर्ट टाइप की बनती है। तो हमने बांदा में एक इनोवेटिव बांदा नाम की एक बुकलेट बनवाई थी, और वो बुकलेट में उसका डिटेल था, कुछ फोटोग्राफ थे और कुछ अखबार की कतरन, ऐसे 20-25 जो अच्छे काम थे उसका एक मतलब इनोवेटिव बांदा के नाम से बुकलेट बना। लोगों ने जब वो बुकलेट देखा तो मुझे बताया कि देखिए, ये बुकलेट और ये रिपोर्ट, अभी आप जब यहाँ से हट जाएंगे तो ये बुकलेट और ये रिपोर्ट भी खत्म हो जाएगी, तो आपने क्या अच्छा काम किया, कैसे किया, क्यों किया, ये आप भी भूल जाएंगे। तो इसको किताब के रूप में रखा जाए। और यही नहीं, मुझे ये भी लोगों ने इंस्पायर किया कि इस पर फिल्म भी बननी चाहिए। उसमें एक शिवाजी फिल्म वाले, चूंकि ये फिल्मी दुनिया से हैं, इन्होंने मुझे फिल्मी दुनिया के लिए भी इंस्पायर किया कि जनता के सामने अच्छे काम आने चाहिए, चाहे वो बुक के रूप में हो चाहे फिल्म के रूप में। तो ये बुक का जो आइडिया आया वो इस तरह से आया। एक देवाशीष दास गुप्ता जी हैं जो कि IIM में प्रोफेसर है मार्केटिंग के, वो मेरे मैनेजमेंट गुरु हैं। मैंने उन्हें बांदा कई बार बुलाया, वो मुझे मैनेजमेंट पे सिखाते हैं, बताते भी हैं। तो बेसिकली उन्होंने इनिशिएट किया, और बहुत सारे लोगों ने कहा ये बात, तो मुझे अपील किया, और आज किताब हम लोगों के सामने डायनेमिक डीएम नाम की किताब बेस्ट सेलर के रूप में पिछले 2 महीने से चल रही है। जी, तो ये प्रभात प्रकाशन की किताब है डायनेमिक डीएम। तो मैं कुमुद वर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। कुमुद जी, आप इस किताब से कैसे जुड़ी? मैं अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल से भी जुड़ी हूँ। डीएम साहब 1-2 बार मॉडल गांव पे चर्चा करने के लिए वहां आए, और मैं अक्सर समाज के लिए ही लिखती रहती हूँ। मैंने जब इनको सुना तो मैंने फेसबुक पे फॉलो करना शुरू किया। 2 साल तक करीब मैंने इनको फॉलो किया,
मुझे लगा काम अच्छा है, इसके बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए क्योंकि ये मोटिवेशनल है। मैं एक पुस्तक उस समय लिख रही थी, भारत गौरव, जिसमें करीब मैंने 8 लोगों के कामों का संकलन किया है, जिसको एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है। उसमें करीब 10 पेज मैंने आपके काम के बारे में लिखे, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि ये जो सामने आया है, ये बहुत, मतलब एक तरह से सतही चीजें हैं जो मैं आम जनता के सामने रख रही हूँ। एंड वर्क लुक्स लाइक एन आइसबर्ग, जो 10% दिख रहा है और नीचे करीब 80-90% होगा। तो मैंने धीरे धीरे जानना शुरू किया। मैं उमा जी से भी बात करती रहा करती थी, तो उतने में मुझे पता चला कि एक पुस्तक तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं काफी कुछ स्टडी कर चुकी थी। लेकिन जब काम हुआ तो वो बहुत विस्तृत था और करीब 3000 पेजों का संकलन मेरे पास आ गया जो काम हुआ था। उसके अलावा 300 वीडियो आए, इसके साथ ही कुछ ब्लॉग्स मैंने पढ़े, और फिर जब जो संकलित हुआ वो आपके पास पहुंचा है डायनामिक डीएम के रूप में। जी, इससे पहले कुमुद जी, आपने जो किताबें लिखी हैं वो ज्यादातर अध्यापकों पर और अध्यापन पर आधारित है। जैसे आपने लिखा है कि अध्यापन का इंद्रधनुष, अध्यापक कैसे बने। अब आपने इस किताब में जो काम किया है वो एक आईएएस के ऊपर आधारित है। ये उसमें सामंजस्य कैसा, अध्यापन से सीधा आप एक आईएएस के ऊपर आ गई? मैंने 15 साल तक स्कूल चलाया है जी। कोई भी आप काम करते हैं, अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पर एकदम नॉर्मली कड़ी जुड़ जाती है एक आईएएस ऑफिसर से जो उसी तरह काम कर रहा था। एक जब आप स्कूल रन कर रहे हैं तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जिन पे आप मंथन करते हैं। आप अपने अध्यापकों के लिए, आप अपने स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन लाते हैं। फिर आप चाहते हैं कि ये सब जाने, क्योंकि मैं एक स्कूल चला रही हूँ, मैं इतने स्कूल नहीं चला सकती कि मैं जगह जगह जाकर अपनी बात रखूं। उसने मुझे एक आइडिया दिया कि मैं इसको एक किताब के फॉर्म में ले आऊं। ऐसे क्योंकि मैं काम कर चुकी थी और जब मुझे डॉक्टर साहब के बारे में, उनके कामों के बारे में पता चला और वो मौका भी मेरे सामने उपलब्ध था, तो मैंने इसको ले लिया। वेरी गुड। डॉक्टर हीरालाल सर, पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन जी ने, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन आईएएस आलोक रंजन जी ने इस किताब की प्रस्तावना लिखी है और इस प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि हीरालाल जी एक अलग तरह के अधिकारी हैं। तो ये अलग तरह का क्या अर्थ है? अब इसका तो उत्तर वही अच्छा बेहतर दे सकते हैं। मैं केवल गेस के आधार पे, मेरी उनसे जो, चूंकि वो किताब बहुत लिखते हैं, 3-4 किताबें लिखे हैं, और चूंकि वो प्रशासन पे ही, गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस पे ही किताबें लिखते हैं, तो मैं उनसे अक्सर मिला करता हूँ किताब के सिलसिले में, क्योंकि ये मेरी पहली किताब है और ये शुरुआत है। अभी मुझे आगे और किताब लिखनी है, तो मैं उनसे गाइडेंस और मिलता रहता हूँ। देखिए, इस किताब को माननीय गवर्नर महोदया उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल मैडम ने लिखा है, अपना आशीर्वाद दिया है, और प्रस्तावना आलोक रंजन सर ने दिया, और 3 मुख्य सचिव और कुल 4 मुख्य सचिव ने लिखा। ये यूनिक है। जैसे कि आपके जो है पांडे सर, जो इस समय इलेक्शन कमीशन में जो चीफ सेक्रेटरी थे, अनूप पांडे सर, उन्होंने लिखा। राजीव कुमार सर जो एक्स चीफ सेक्रेटरी थे, जो अब रेरा में है अध्यक्ष, उन्होंने लिखा। और वर्तमान चीफ सेक्रेटरी श्री डीएस मिश्रा सर ने लिखा। अलग मुझे लगता है उन्होंने जो बात कहने की कोशिश की है, जब ये किताब को कोई भी पढ़ेगा, इस किताब को कोई भी पढ़ेगा, तो उसको यही लगेगा कि ये कुछ हटके काम करते हैं। इनका सोचने का, इनका काम करने का, इनको लोगों को जोड़ने की जो स्टाइल है वो आम नहीं है, वो कुछ अलग सलग है, इनकी अपनी एक पिक्यूलियरिटी है। अगर ये मेरी कोई किताब पढ़ ले तो जो इंप्रेशन उन्होंने बनाया वही कोई सभी बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये किताब पढ़ने से जो भाव आया
कि मतलब मैं कभी भी एक काम को सिमिलर तरीके से नहीं करता हूँ। अगर मैंने एक रास्ता चल लिया तो मैं उस रास्ते पर नहीं, मैं दूसरे रास्ते चलूंगा। तो मुझे लगता है इसी कारण से ये किताब के भाव से उन्होंने निकाला है। जी, सुनकर अच्छा लगा कि आप बने बनाए रास्तों पे नहीं चलते, अपना अपना रास्ता खुद बनाते हैं। उन्होंने एक बात ये भी लिखी है कि आप लगातार अध्ययनरत रहते हैं, यानी आपका अध्ययन में भी, साहित्य में गहरी रुचि है आपकी। तो किस तरह का साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं? देखिए, जो मैं साहित्य पढ़ना चाहता हूँ, हर सब्जेक्ट का साहित्य है, कृषि का साहित्य, गवर्नेंस का साहित्य, हर चीज का अपना सब साहित्य है। तो चूंकि मेरा जो ऑक्यूपेशन है, जो मेरा व्यवसाय है, जो मैं व्यवसाय करता हूँ, जो मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस है सोशल बिजनेस, सोशल मैनेजमेंट, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। तो मेरा सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो जैसे मैं 2009-10 में बाहर अमेरिका के गया पढ़ने, तो वो भी था मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो जो वहाँ जो पढ़ने गया, जो साहित्य पढ़ा या जो भी कुछ किया, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे था, वही मेरा बिजनेस है। फिर लौट के आया मैं, तो मैंने पीएचडी किया, पिछले साल 20 में कंप्लीट किया, वो भी गवर्नेंस पे था, रोल ऑफ आईसीटी इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। फिर इस समय मैं डिलीट कर रहा हूँ, वो भी मेरा गवर्नेंस पे है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, संवाद से गवर्नेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इससे मैं वर्तमान में डिलीट कर रहा हूँ। तो मेरा जो है अब पढ़ने में एक रुचि पैदा हो गई है, मुझे अच्छा लगता है और उससे फायदा भी होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिटरेचर उपलब्ध हैं, डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, उसको पढ़ते हैं तो नॉलेज होती है। तो उससे हमारा जो वर्तमान में प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमारा इम्पैक्ट और इफिशियंसी अच्छा हो जाता है। जी, बचपन में मैंने ऐसी कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं, कुछ किताबें हुई, कहानियां हुई, जो हमारे जीवन की दिशा तय कर देती है। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी है मंत्र। जब वो बचपन में मैंने पढ़ी थी तो उसका जो भाव है, उसके जो किरदार हैं, वो आज भी मेरे मनस पटल पर जीवित है। और शायद मुझे लगता है कि उसी एक कहानी ने मुझे इस साहित्य के क्षेत्र में, कहिए फिल्मों के क्षेत्र में, एक बहुत ही भावुकता से जोड़ दिया। तो आपको ऐसा कुछ ध्यान में आता है कि ऐसी कोई कहानी है, ऐसी कोई किताब रही हो जिससे आपके आईएएस बनने तक के सफर में या आज तक के सफर में वो आपके सहयोगी रही हो, वो आज तक आपके मनस पटल पर जीवित हो? नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ मुझे ना याद नहीं आ रहा, और ना कुछ ऐसा मुझे लगता है। टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, कोई इस तरह से लिटरेचर या इस तरह का कोई भाव नहीं पैदा कर पाया कि ये है। तो इसका आंसर शुद्ध शब्दों में नो होगा। ओके, कुमुद जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरी शिक्षा हरियाणा में गुड़गांव में हुई है। वहां पर हिंदी थोड़ी बेहतर थी। अभी मैं गुजरात में हूँ, यहाँ इतना हिंदी का चलन नहीं है। करीब मैं 13 साल की रही होंगी तब मैंने माखनलाल चतुर्वेदी जी को पढ़ा था। उनकी कविता है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं, कुछ इस तरह से शुरू होती है और एक देशभक्ति का संदेश देती है। मुझे फेंक देना उस पथ पर तुम माली, जिस पथ पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो इन पंक्तियों ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, जिसने एक देश प्रेम जगाया, जिसने सोच की दिशा बदली, जिसने घर परिवार से अलग हटकर थोड़ा सा सोचने का स्कोप दिया। जी, और सर, जी प्लीज। जी कुमुद जी, मेरे को लगता है स्त्रियां या लड़कियां नेचुरली ही भावुक होती हैं, तो कविताओं में इंटरेस्ट रहा, तो इस तरह की कविताएं ही बाद में प्रभावित करती रही। जी, सर, इस किताब में एक पूरा चैप्टर आपके आईएएस बनने तक के सफर पर आधारित है, आपके जीवन पर आधारित है, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। तो उसके बारे में कुछ उसमें पता चलता है कि आप टाट पट्टी लेकर जाते थे, आप विद्यालय जाते, तो कैसा अनुभव था, क्या था वो? देखिए, ऐसा है कि मैं गांव का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले
का रहने वाला हूँ, साहू घाट ब्लॉक है, मेरे गांव का नाम बागडी है। मेरा पैतृक व्यवसाय मेरे घर का, मेरे खानदान का खेती है। मैं किसान परिवार से आता हूँ। बचपने में मैंने खेती की, पिछड़ा जिला है। तो प्राइमरी में मैं पढ़ा, तो उस समय प्राइमरी में क्या होता था, टाट पट्टी बैठने के लिए टाट पट्टी सरकारी आता था, लेकिन वो 2 मिलते थे और चाहिए 10, तो मैक्सिमम हम लोग बोरा लेके जाते थे। और कितनी अच्छी बात होती थी, आज किसी से झाड़ू लगवा लो स्कूल में तो दिक्कत, साहब पूरा स्कूल झाड़ू लगा करके पूरा स्कूल का कैंपस साफ करता था, फिर हाथ धुल करके अपने अपने बोरे पर बैठते थे और पढ़ते थे, उसका मजा ही कुछ अलग था। तो वही वो टाट पट्टी, हमने ये सब चीजें इसलिए लिखी इस किताब में, अपना जो बैकग्राउंड है, और उसमें मैंने कोई चीज छिपाई नहीं। अगर मैं किसान का बेटा हूं तो मैंने बताया मैं किसान का बेटा हूं। अगर मैंने कभी जिंदगी में पैसे की कमी महसूस की थी फैमिली में, मैंने लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि आज के डेट में 80% तो गांव में रहते हैं। जैसे मैं डायरेक्शन लेस था, मनी लेस था, पावर लेस था, मैं लेस ही में मेरा जीवन था। और अगर एक लेस वाला आदमी यहाँ तक पहुंच सकता है, तो ये किताब वो चैप्टर पढ़ करके ये इंस्पिरेशन ड्रा कर सकता है, एक पावर इम्पावर्ड हो सकता है कि मेरी तरह वो भी हो सकता है, भले ही वो लेस वाले में है, ना उसके पास पावर है, ना पैसा है, ना डायरेक्शन है, लेकिन इन सबके बावजूद वो भी आईएएस बन सकता है, क्योंकि मैं बन चुका हूं, मैं उदाहरण हूं। इसीलिए मैंने इस कहानी को बिना कुछ छिपाए ओरिजिनलिटी में लिखा। जी, आप आईएएस बनने से पहले ही नेम प्लेट बना लिए थे? नेम प्लेट पे लिख दिया था आपने आईएएस, ऐसा वो क्या था? नहीं, देखिए वो नेम प्लेट आईएएस का नहीं, एक्चुअली हुआ क्या, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये मेरे दिमाग में ही था। होता क्या था कि जब मैं इंटर में इम्तहान दिया तो हम लोग 3 लोग थे, दूधनाथ यादव, राजेश दुबे जी, और तीसरे नंबर पे मैं था। उन दोनों का इंटर में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब हम वहाँ तैयारी करते थे तो एक कृषि के टीचर थे, उनका बेटा था शैलेंद्र मित्तल साहब, उनका इंजीनियरिंग में कर रहे थे। तो जब कोई चीज़ सपना देखने लगो तो उसमें वो अपना सपना, तो मैं कभी कभी अपना नाम लिखता था हीरालाल और नीचे लिखता था बीटेक, और खूब बढ़िया अकेले में उसमें प्लेजर ड्राइव करता था। ये कहानी इस तरह की कुछ है। और मतलब क्या हुआ, एकांत में कभी बैठे हैं और लिखा अपना नाम, क्यों, मेरा पहला सपना था बीटेक करना, इंजीनियरिंग का। तो वो जब नीचे, अच्छा, जब मैं कहीं गुजरता था तो नाम लिखा होता था, नेम प्लेट घर के सामने वो पदनाम लिखा होता था, तो वही जो नाम और प्लेट लिखे मैं अकेले में बैठ के अपना लिखता था हीरालाल और बीटेक, क्योंकि मेरा वो सपना था बीटेक, और उसको मैं इंजॉय करता था। जी, अब तक के प्रशासनिक अनुभव में ऐसा कोई वाकया याद आता है जब आपको लगा हो कि ये परिस्थिति कुछ ज्यादा ही मतलब अपने इससे बाहर है, इसको कैसे टैकल किया जाए, इससे कैसे निकला जाए, और फिर आपने अपने फिर उससे आप एक हीरो बनकर निकल कर आए हो और उसको अच्छे से टैकल करके आप निकल आए हो? देखिए, ऐसा है, प्रशासनिक सेवा में अगर आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाते हैं तो ऐसे मौके बहुत आते हैं। इसीलिए प्रशासनिक सेवा को कहा जाता है ये बड़ा चैलेंजिंग है। उसमें 2-2-4 नहीं होता, कभी 2-2-8 हो जाएगा, कभी 2-2-3 हो जाएगा, 2-2-2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं मेरे सामने, कि जैसे मैं एक ताजिया का केस मैंने लिखा है संभल का, ठीक है। ताजिया करके अटक जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गर्म हो जाती है, चारों तरफ सरचार्ज माहौल होता है, और पूरे चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, और लगता था कि कल सुबह तक सस्पेंड होना पड़ेगा और बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। लेकिन अचानक जो है एक आइडिया आता है और वो आइडिया पे काम करते हैं, तो जो काम अगले 6 घंटे में नहीं हुआ वो अगले आधे घंटे में हो जाता है, वो समस्या अमिकेबली निकल जाती है। तो वहाँ एक अच्छा एहसास होता है। इसी तरह से एक घटना है संभल का ही, हयात नगर थाने का, दोपहर का वाकया है। मैं खाना खा रहा था, दोपहर में खाना खाने जा रहा था, तभी पता लगा कि हयात नगर एसओ को, मतलब हिंदू मुस्लिम का एक प्रकरण हो गया है जमीन को लेकर के, और हयात नगर एसओ को घेर लिए हैं, और रोड के दोनों तरफ, एक तरफ हिंदू है, मुस्लिम है, और रोड पे है, 10,000 की भीड़ है, और बड़ा लॉ एंड ऑर्डर
दिक्कत है। तो मैंने तुरंत खाना छोड़ा, खाना सामने आ चुका था, रिवॉल्वर लिया पर्सनल, 2 होमगार्ड जो सिक्योरिटी में थे उनको लिया, मेरे ऊपर सीओ रहते थे उनको बुलाया और हम लोग चल दिए मौके पर। और जा करके वहाँ करीब 3 घंटा कंटिन्यूअस दौड़ते रहे, एक हाथ में रिवॉल्वर, एक हाथ में डंडा, होमगार्ड मेरे पीछे, मेरी एक तरफ मैंने सीओ को लगाया, एक तरफ अपना लगा। वो एक बड़ी विचित्र सिचुएशन थी। वो उस 3 घंटे में इतना मेहनत करना पड़ा कि आप ये समझिए कि अगले 7 दिन तक सो करके और मालिश करा करके जा करके वो जो उस समय पेन था उसको निकालने में लगा। लेकिन जब अगले दिन जब वो हो गया तो अगले दिन पूरे मुरादाबाद में, उस पूरे मंडल में, उस पूरे एरिया में जब ये न्यूज फैली तो मेरा वो रिवॉल्वर लिया, वो हाथ में लिया हुआ वो हीरोइक जो आप फोटो कह रहे हो उसको किताब में मैंने लगाया है। ये तो बात होती है। उस समय तो लग रहा था कि मामला तो खून खराबा हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी से बचा और चीजें संभली। यस, यही किताब में मैंने इसको दिखाया हुआ है। तो यही चैलेंज है आईएएस अफसर का। इसके साथ एक घटना भी है, वो भी मैंने लिखा है। हमारे एक साथी थे, वो पुलिस वाले थे, उनका क्या स्टाइल थी। हमारी स्टाइल ये है कि अगर समस्या है तो तुरंत मौके पर पहुंचो। तो लॉ एंड ऑर्डर में अगर आप तुरंत मौके पर पहुंच गए तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो जाएगा 99% केस में। और अगर आप 10 मिनट भी लेट कर गए तो आप समझिए वो आपके हाथ से निकल जाएगा। ये सिद्धांत है। हमारे वो जो पुलिस के उच्चाधिकारी महोदय थे, नाम नहीं लूंगा, और पूरा संभल जाता था। वो तिल का ताड़ बनाना और ताड़ को उच्चाधिकारियों के सामने रखना। अब वो तिल तो था, ताड़ तो था नहीं, तो बाद में कहते थे देखिए हमने संभाल लिया। उन्होंने इसमें भी वही फंडा अपनाया। 5 मिनट का रास्ता और सेट पे चिल्लाते रहे, मैं आ रहा हूं, मैं पहुंच गया हूं, मैं चल रहा हूं, ये वो, जिससे कि वो सेट में पूरा जनपद सुनता रहा। और जब 2 घंटा 2.5 घंटे बाद वो कंट्रोल में आ गया तो पहुंच करके और यहाँ लाठी पटकना, वहां करना, नाटक करना, जिससे कि उनका फोटो खींच जाए। हम लोग सभी लोग जानते हैं, सब लोग समझते थे, पूरा संभल जानता था। जनता है, सब जानती है। हम लोग गलतफहमी मत रहा कि आईएएस है और जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। तो अगले दिन उनका फोटो कहीं नहीं छपा। फोटो खिंचवाए डंडा पटक उटक के, छपा मेरा ही फोटो, मेरे सीओ का फोटो, पूरा पेज न्यूज में छपा। तो देखिए उनकी वो स्टाइल है, वो अब रिटायर कर गए हैं महोदय, ठीक है, और मेरी ये स्टाइल है। तो इस दुनिया में ये शंकर जी की बारात है, सब तरह के लोग हैं और सबकी अपनी स्टाइल है। जी, जैसा आपने कहा कि इस प्रोफेशन में 2 और 2 4 नहीं होता, कई बार 2 और 2 8 भी हो जाता है। आईएएस पीसीएस की दुनिया बाहर से देखने में ठाट बाट वाली लगती है, लेकिन जैसा कि आपने अपना अनुभव शेयर किया कि जिस तरह से हम आपको परिस्थितियों को संभालना पड़ता है, वो बहुत ही कष्टदायक और प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला कार्य होता है। फिल्म और टीवी से जुड़े हुए लोग भी आपके बहुत प्रशंसक हैं। हमने सुना है कि बांदा में आपने जो भारत के महान कॉमेडियन, बहुत बड़े कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी, आपके आग्रह पर उन्होंने कुछ कार्यक्रम किया था। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैं बांदा में था तो मैं क्या करता था कि पब्लिक ओपिनियन, देखिए हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। जनता की सहभागिता से, जनता की अगुवाई से और जनता के सहयोग से ही मैं काम करता हूँ, जनता के लीडरशिप में। तो अगर जनता को जोड़ने के लिए, जनता को समझाने के लिए बहुत सारे मीडियम बैठक करते हैं, हम लोग ऐड देते हैं, पेपर में न्यूज छपवाते हैं, मीटिंग करते हैं, जनसभा करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, हमने ये सोचा इनको भी जोड़ो गवर्नेंस में, और गवर्नेंस में जोड़ करके इनके कला के माध्यम से अपना गवर्नेंस बढ़ाओ। तो जब हम बांदा में थे तो हमने ये प्रयोग किया कि ये जो पानी का अभियान, पानी बचाओ अभियान, वाटर कंजर्वेशन चला रहे थे, तो हमने काफ़ी हीरो हीरोइन और लोगों को चिट्ठी लिखा, कोशिश किया कि आप लोग आइए और हमारे इस पानी कंजर्वेशन में जनता के सामने अपनी बात रखिए और आपका ये कला का फायदा मिले। तो मैं आपको बताऊं, मैंने कई लोगों का अप्रोच किया, लेकिन सब लोग पैसा मांग रहे थे। इसमें हमारे पास कोई है जगह, कलेक्टर के पास पैसा होता नहीं। तो राजू श्रीवास्तव जी फ्री में आए, पूरा दिन रहे और उनको बहुत अच्छा लगा हमारा ये प्रोग्राम। उन्होंने पानी बचाओ पे लोगों को खूब हंसाया, गुदगुदाया, उनके दिमाग में घुसे कि पानी बचाओ। उनको लेके हम गए, केन आरती कराए। पहले तो उन्होंने हाथ से कभी की, पूरे जनपद के लोग थे वहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम उनको केन आरती, बगल में था, केन आरती कराए। फिर एक और संगम था
2 नदियों का। वहाँ चिल्ला ले गए, वो पूरे दिन हमारे साथ थे। मैं श्री राजीव श्रीवास्तव जी के बारे में एक चीज़ कहूँगा, लोग कुछ भी कहते हो किसी के बारे में, लेकिन उन्होंने हमसे पैसा नहीं लिया, पूरा दिन दिया और दिल से काम किया, कोई दिखावा नहीं। तो मैंने उनको केवल एक प्रशंसा पत्र एज ए कलेक्टर भेजा है। मैं उनका इस माध्यम से धन्यवाद करता हूं और मैं अपील भी करता हूं, ये जितने फिल्मी कलाकार हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि बिना पैसे के वो काम नहीं करते हैं, लेकिन मेरा भ्रम राजू श्रीवास्तव जी ने तोड़ा। ऐसे और फिल्मी कलाकारों को सामाजिक कार्यों में आगे आना चाहिए और फ्री ऑफ कास्ट काम करना चाहिए, ये मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है। जिससे कि जो टैग लगा है कि बिना पैसे के वो लोग कोई काम नहीं करते हैं, ये टैग टूटे। मतलब मैं ये व्यक्तिगत तौर पे जो मैंने सुना, हो सकता मेरी बातें सही ना हो, गलत हो, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को अप्रोच किया और प्रोग्राम में, तो सब जगह से यही आया कि बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के लोग आपका ये काम नहीं करेंगे। तो उसमें मुझे केवल एक एक्सेप्शन मिले, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोग्राम कर रहा था, मैं न्यूट्रिशन पे काम कर रहा था, जेल सुधार पे काम कर रहा था, वुमन डेवलपमेंट में काम कर रहा था, फार्मर इनकम इंक्रीज पे काम कर रहा था। तो मैंने कई कोशिश की, लेकिन मुझे कोई सफलता मिली नहीं। केवल एक सफलता मिली फ्री ऑफ कास्ट की, वो श्री राजू श्रीवास्तव की जल संरक्षण में। जी कुमु जी, आप कविताएं लिखती हैं, आपका कविताओं का संग्रह है, तो कविता और गद्य में सामंजस्य बिठाना आपके लिए मुश्किल था या आसानी से हो गया ये? कविता जो है वो भावों का प्रवाह है जी। वो एकदम से आती है उछलती हुई, कभी वो छंद में होती है, कभी अछांदस होती है। वो भाव आपने कागज पे लिखा और बात खत्म हो गई। जो गद्य है वो निरंतर बहता है। आपने जैसे ये इसी किताब को ले लीजिए, आपने काम शुरू किया, आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, एक ढांचा तैयार कर लिया। जब तक उस ढांचे को बनाकर परिपूर्ण रूप से आप उसको सामने खड़ा नहीं कर देंगे, तब तक आपको चैन नहीं आता। कविता क्षणिक है, आपने लिख ली, उसके बाद में आप उसमें मात्रा गणना करके छंद बिठा लो, कभी भी बिठा लो। अब मुझे याद है, अभी एक कविता मैंने 2 तारीख को लिखी और मुझे टाइम नहीं मिला 15 दिन तक। कल मैंने उसको पूरा मात्रा गणना करके उसको ठीक से लिख दिया। लेकिन जब मैं इस गद्य पे काम कर रही थी, मुझे नहीं ध्यान, मैं जब तक किताब खत्म की हो मेरे दिमाग में शांति थी। बस एक ही टारगेट था, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जो जिसके बारे में लिख रही हूँ उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इस बात को महत्वपूर्ण बता दिया और इसको कमतर आका है। इसमें एक सामंजस्य होना चाहिए घटनाओं में। तो ये विचार चलते रहते थे। गद्य लिखना बहुत जिम्मेदारी का काम है, कविता सहज है। जी हीरालाल साहब, ये किताब किस वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गई है? क्या ये सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी लाभप्रद है? देखिए, जो ये किताब है ये गवर्नेंस पे आधारित है, सुशासन, गुड गवर्नेंस, और दुनिया में हर आदमी इससे प्रभावित है। सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है और गवर्नेंस करती है, और उस गवर्नेंस से सबका जीवन बेहतर बनाती है, खुशहाली लाती है, धनी बनाती है। यही मेन बेसिक है सिंपल भाषा में। तो इसीलिए इसका टैगलाइन है, सहयोग से सुशासन और सुशासन से समृद्धि। सहयोग से सुशासन, पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, और थ्रू गुड गवर्नेंस प्रॉस्पेरिटी। वी नीड टू एक्वायर प्रॉस्पेरिटी थ्रू गुड गवर्नेंस। तो देखिए, पीएम, सीएम और डीएम, ये 3 पोस्ट ऐसा है जो सबके नजर में रहता है, क्योंकि जानते हैं गुड गवर्नेंस यहीं से होता है, ठीक है। लेकिन गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस की एक जो सबसे छोटी इकाई है वो है परिवार। हर परिवार में गवर्नेंस होता है और वहाँ का गवर्नेंस भी गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। जैसे भारत सरकार का गवर्नेंस गुड गवर्नेंस होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नेंस गुड गवर्नेंस होना चाहिए, जिले का गवर्नेंस गुड गवर्नेंस होना चाहिए। इसी तर्ज पे एक परिवार का भी गवर्नेंस गुड गवर्नेंस होना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? उस परिवार का हर आदमी खुशहाल होगा,
उस परिवार का हर आदमी धनी होगा, उस परिवार का ओवरऑल वो उस धनी हो जाएगा। तो परिवार के भी गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में बदलना चाहिए। तो अगर इस नजरिए से आप देखो तो ये किताब हर परिवार के लिए उपयोगी है, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, एक बात। और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये उपयोगी नहीं, जो भी इसके आगे महा उपयोगी या उपयोगी, सबसे उपयोगी, जो भी कुछ सुटेबल वर्ड हो उसके सामने आप जोड़ करके लागू कर सकते हैं। क्यों? इसलिए ये जो चीजें इसमें लिखी गई हैं ये सब प्रैक्टिकल, टेस्टेड, ट्राइड एंड वेरीफाइड विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किताब में उसको लिखा गया है। मान लीजिए मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ गया कि बताइए पानी की समस्या पूरे देश में, विदेश में, ग्लोबल समस्या है, इसको आप कैसे हल करेंगे? हमारा चैप्टर पढ़ लें, बहुत सटीक उत्तर मिलेगा। प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या हो गई तो हमने उसके बारे में भी लिखा है। बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं इसके बारे में। तो ये प्रैक्टिकल सामाजिक समस्याओं का सामाजिक प्रैक्टिकल समाधान ये किताब बताती है। इसलिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। और इसका एक पेपर है उसमें इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। जी, स्टार्टअप और इनोवेशन ये जो शब्द हैं वो बड़े शहरों तक मुझे लगता है सीमित है। छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में स्टार्टअप और इनोवेशन आज भी वो कुछ किताब की बातें हैं। और इस स्टार्टअप इनोवेशन को जो आपके किताब में भी जिसकी चर्चा है वो आपने डीएम रहते हुए बांदा में लागू किया, वो कैसे संभव हुआ? देखिए मैं आपको बताऊं, ये बात तो सही है कि स्टार्टअप इनोवेशन अपनी पकड़ शहर तक तो बना पाया है, वो भी बहुत अच्छा नहीं बना पाया। मैं तो बहुत अच्छा नहीं मानूंगा अभी मुझे व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहते हैं। और देहात में तो बिल्कुल नहीं है। तो सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सहारे, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने हर जिले में जिला विज्ञान क्लब बनाए हुए हैं। इस जिला विज्ञान क्लब का मकसद ही यही है कि जो इस तरह से साइंटिफिक बातें, स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। ये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला इस कमेटी क्लब है, ठीक है, जिला साइंस क्लब है और इसको डीएम साहब संचालित करते हैं। तो हमने जो बांदा में काम किया वहाँ एक मिस्टर सनी थे, तो वो पर्सनल लेवल पर को कोऑर्डिनेटर था जिला इसका साइंस क्लब का, और वो बहुत अच्छा काम करते थे। देखिए उन्होंने मेरे पास आए, उन्होंने जो काम किया था मुझे दिखाया, तो मुझे लगा कि ये क्लब तो अच्छा काम कर रहा है और कहीं न कहीं इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स मिस्टर सनी है। और मिस्टर सनी मृतक आश्रित में जल निगम में एक बाबू के पोस्ट पे काम कर रहा था। मैंने उससे समझा, बूझा और कहा, तो हमने कहा यार ये तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसी को और आगे बढ़ा देते हैं। तो ये वहां से हमने ये बात को शुरू किया। और लखनऊ में उसके 1 साल पहले 3 दिन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। तो मैंने वहाँ संपर्क किया और जो साइंस टेक्नोलॉजी काउंसिल है लखनऊ में डालीबाग में, उनके लोगों को संपर्क करके ये लखनऊ को ही रिप्लिकेट करने की हमने कोशिश की। लेकिन हमारा वाला लखनऊ वाले से भी अच्छा हुआ, क्योंकि लखनऊ में केवल 75 स्टार्टअप इनोवेशन आए थे पूरे देश से, हमारे में 135 आए थे। तो हम ये चाहते थे कि लोगों को, बांदा के लोगों को, देहात के लोगों को मैं ये बता सकूं कि कैसे चीज़ों का सरल, सहज और अच्छा समाधान पाया जा सकता है स्टार्टअप इनोवेशन से। तो ये मंशा थी। जी, रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो आपकी किताब में भी इसकी चर्चा है, आपने भी थोड़ी सी चर्चा की अभी इसके बारे में। लेकिन जो आपके किए कार्यों में से जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो था बांदा में जल के संबंध में, पानी में जो आपने काम किया, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए पानी का काम, मतलब जो ये बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पानी की बहुत सारी समस्याएं हैं और बांदा में पार्टिकुलरली समस्याएं हैं। अगर उस समस्या पे जो 50 साल की समस्या है और उस पर कोई काम करे, उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए तो चर्चा में तो आ ही जाएगा। मैं आपको बताऊं, मुझे 8 अवार्ड मिले हैं पानी पे, और जनता के हमने ना बाहर से, जो जिले में चीजें थी
उसी से 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी जनता की सहभागिता से, जनता के सहयोग से और जनता की अगुवाई में, ध्यान दीजिए, जनता की सहभागिता नंबर 1, जनता का सहयोग नंबर 2 और जनता के लीडरशिप में। ये हीरालाल डीएम बांदा के लीडरशिप में कुछ नहीं हुआ। और 1 मीटर 34 सेंटीमीटर उपलब्ध संसाधनों से ये जो बना, ये बहुत बड़ा मॉडल बना। ये मॉडल छोटा मोटा मॉडल नहीं है, बहुत बड़ा मॉडल बना। और 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी ऊपर आ जाने से क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गया। मतलब कि लोगों की इनकम में करीब 18.5% का इजाफा हो गया, क्योंकि जब पानी बढ़ गया, पानी का स्टोरेज बढ़ गया, तो एक दूसरा क्रॉप भी पैदा करने लगे। तो पानी का जो काम हुआ है वास्तव में अद्भुत हुआ था। मैंने कभी, देखिए, जब मैं कोई भी काम करता हूं तो ये थोड़ी सोचता हूं कि ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा, भाई ये समस्या है, इसका समाधान करो, लेकिन डू द सेम थिंग डिफरेंटली। ये मेरा बेसिक नेचर है। कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करो, कुछ घटाओ, कुछ नया अच्छा जोड़ो, पुराना जो खराब है घटाओ। वो ट्रेल पुराना नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी, और इसी में राजू श्रीवास्तव जी को बुलाया था। जी, बांदा में आपने जो काम किए हैं उनमें से कुछ उनकी कुछ चर्चा मैं आप यहाँ पे करना चाहूंगा, जिसकी चर्चा किताब में भी है। वह पानी का अभियान था, स्टार्टअप इनोवेशन, फिर लोकसभा चुनाव में आपने जो सुनने में आया कि इस किताब में भी इसका वर्णन है कि लोकसभा चुनाव में बांदा में आपने काफी अच्छा कुछ काम किया मत प्रतिशत बढ़ाने का। जी, देखिए, जो ये 19 में लोकसभा का मई में चुनाव हुआ था, तो मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर। उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन में 2-3 बातों का ध्यान रखा जाए। क्या कि शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हो, कोई खून खराबा, कोई दिक्कत ना हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि मत प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, मतलब कि जितने वोटर आपके मत सूची में हैं, पहली बात तो कोई एलिजिबल वोटर छूट ना पाए, उसका नाम मतदाता सूची में आए, और जो मतदाता सूची में जिसका नाम है सभी के सभी वोट दें। ये उसका मतलब अल्टीमेटम होता है चुनाव आयोग का। और हंसी खुशी, दीपावली जैसे, होली त्योहार जैसे माहौल, उत्सव जैसे माहौल में ये चुनाव होना चाहिए। ये चीज मैंने क्रिएट कर दिया था। अगेन वही फार्मूला, क्या, जनता की सहभागिता से, जनता के सहयोग से और जनता की अगुवाई में एक त्योहार के रूप में ये चुनाव हुआ। और उसमें मैंने 20-22 नए स्टेप लिए। हमने 20,000 चिट्ठी लिखी थी, कोई ये कर सोच सकता है। हमने कल्चरल एक्टिविटी का बहुत भयंकर प्रयोग किया, ठीक है। और हमने बहुत सारे नए प्रयोग किए। हमने एक जो है टोपी बनवाई, हमने इसके लिए अलग टी शर्ट बनवाया। इस तरह से 20-22 प्रयोग किए, और उस 20-22 नए प्रयोग और स्टेप से लोगों को जोड़ता गया, धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। और 10.5% हाईएस्ट वोटिंग परसेंट इंक्रीज हुआ बांदा में लोकसभा जैसे कठिन चुनाव में और मई के गर्मी में। इस रिकॉर्ड को मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में इसका तोड़ पाना आसान नहीं है। ये मैं नहीं कहता कोई तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन आसान नहीं है। अभी जो विधानसभा यूपी का चुनाव हुआ, ठंडी जैसा माहौल था, और लोकसभा से विधानसभा चुनाव आसान होता है, परसेंटेज घटा। बांदा में स्लाइटली 2% बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल मैंने पेपर में पढ़ा घटा पॉइंट्स कुछ। तो ये मेरे लिए बड़े, और इसी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 अप्रैल 2019 को जब बांदा आए थे प्रचार करने अपने कैंडिडेट का, भाजपा का, तो उन्होंने करीब 1.5-2 मिनट हमारे इस अभियान की तारीफ किया। इसके लिए आपको पुरस्कार भी मिला था? यस, बिल्कुल मिला जी। इसके अलावा आपने कुपोषण के संबंध में, कुपोषण दूर करने के लिए काम किए, जेल सुधार के बहुत सारे काम किए, पेड़ जियाओ अभियान, योग के संबंध में काम किया। फिर ये एक दिन का अधिकारी क्या था छात्रों के विकास के लिए, ये किस तरह का कार्यक्रम था, एक दिन का अधिकारी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे एक दिन का मुख्यमंत्री, एक दिन का सीएम बड़ा फेमस है, उसी की मैंने नकल की थी। हम बच्चों को एक दिन का अधिकारी बनाते थे, और उसका पूरा एक मतलब प्रोग्राम डिजाइन कर दिए थे कि जो बच्चा जो अधिकारी बनना चाहे, जैसे मान लीजिए कोई डीएम बनना चाहता, कोई सीडीओ बनना चाहता है,
कुछ बच्चियां तो थाना अध्यक्ष बनी, एसओ पुलिस वाले हैं। तो वो पहले जो बनना चाहते थे, हमारा एक अधिकारी नामित था, उसको अपना वो चॉइस देते थे। पहले स्टेप में वो 2 पेज उसके बारे में लिख के देते थे। फिर जो है एक दिन हमारे उस ऑफिस में, जैसे मान लीजिए सीएमओ बनना चाहते हैं, तो सीएमओ ऑफिस में एक दिन पूरा रह करके और पूरा सीएमओ ऑफिस को पूछ के समझ के रहेंगे और 2 पेज लिख के देंगे। फिर तीसरे स्टेप में एक दिन सीएमओ साहब के साथ वो दिन भर रहेंगे, उनके साथ घूमेंगे और उनकी वर्किंग को वॉच करेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, फिर 2 पेज लिख के देंगे। ये 3 स्टेप। और चौथे स्टेप में 5 स्लाइड बनाते थे, मेरे सामने प्रेजेंटेशन करते थे कि क्या सीखा, कैसे सीखा, और फिर मैं उन्हें एक सर्टिफिकेट देता था। ये क्यों करता था? लोगों के मन में से हिच निकल जाए, कैसे अधिकारी काम करते हैं, ये समाज में इससे उनको जीना आ गया, सरकार और गवर्नेंस क्या होती है, समाज कैसे चलता है, ये समझ में आ गया। उनके दिमाग में जो हिच उच था वो खत्म हो गया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था और बच्चों ने खूब एंजॉय किया। जी, इसके अलावा आपने प्लास्टिक मुक्त बांदा पे काम किया, बांदा पर्यटन विकास के लिए आपने काफी अच्छा काम किया, महिला विकास, नेकी की दीवार। ये नेकी की दीवार क्या था बांदा में? देखिए, ऐसा है, नेकी की दीवार हमारा नहीं था। लोग सामान्यतः ये करते हैं, दूसरे काम लेके अपना बताते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं, ये मेरा काम नहीं था। ये नेकी का दीवार एक अवधेश निगम जी मेरे तहसीलदार थे, तहसील सदर में, बहुत अच्छे अफसर थे, मतलब अभी भी हैं, उस समय तहसीलदार के रूप में। उन्होंने नेकी की दीवार के कॉन्सेप्ट को अपने तहसील में चलाया, उनका चल पड़ा। फिर एक दिन वो मेरे पास आए, कहें सर मैं नेकी की दीवार एक प्रोग्राम चलाता हूँ, आप चल के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं उनके साथ उनके तहसील गया, उनका नेकी का दीवार देखा तो मैं बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैंने वहीं कहा कि मेरी जो 4 तहसीलें और है वहां भी ये नेकी की दीवार चलनी चाहिए, और आप ये चारों तहसीलदारों को समझाइए आपने कैसे किया। तो मैंने उनके ही नेतृत्व में, उनके ही डायरेक्शन में 4 तहसीलों में भी और शुरू कराया, 5 तहसील में शुरू कराया। आजकल वो तहसीलदार से प्रमोट होकर के एसडीएम हो गए हैं, और फतेहपुर जनपद के बिंदकी तहसील में वो एसडीएम है। बहुत होनहार, बहुत इनोवेटिव अफसर है मिस्टर निगम जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया आदमी है। तो ये नेकी की दीवार, इसमें ये था, एक दीवार पे रंगवा दिए और लिखवा दिए नेकी की दीवार, एक आदमी बैठा दिए। जो बहुत सारे कपड़े या सामान हम लोग का, जैसे बहुत हम धनी आदमी है तो हम क्या करते हैं, एक कपड़ा खरीदे और 4 महीना पहने, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर नया ब्रांड लेते हैं। तो जिसके पास इस तरह के सामान थे, धुलवा के साफ सुथरा हम उनसे लेते थे, नेकी की दीवार पे टंगवा देते थे, और जो गरीब जरूरतमंद लोग होते थे आकर के दीवार से लेके जाते थे। हम ये एक रजिस्टर में देने वाले का नाम नोट कर लेते थे, लेने वाले का नाम नहीं नोट करते थे, क्योंकि वो जिससे उसकी मानी हानि ना हो। तो वो जो बेकार हो जाता, खराब हो जाता, जबकि वो यूजफुल है, वो रीयूज हो गया और बढ़िया रीयूज हुआ। तो ये है नेकी की दीवार, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उत्तर प्रदेश के हर शहर में चलना चाहिए। बांदा में जिलाधिकारी रहते हुए आपको डायनेमिक डीएम का तमगा मिला, डायनेमिक डीएम से लोग आपको संबोधित करने लगे, और इनोवेटिव आपके आइडियाज को लोग ज्यादा प्रशंसा करने लगे। वहीं से लोगों को पता चला कि आप कितने इनोवेटिव हैं। तो आपने जितने सारे काम जो मैंने अभी गिनाए और इनका वर्णन इस किताब में भी है, डायनेमिक डीएम में। तो बांदा में जिलाधिकारी रहते हुए आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। मेरा तो मतलब, मैं तो बांदा के प्यार में जो है, जो कहते हैं ना, किसी से प्यार हो जाना, बांदा से मुझे प्यार हो गया। बांदा के लोगों के बारे में मेरा इंप्रेशन बड़ा खराब था कि पिछड़ा है, वहाँ बदमाश और ये सब बातें जो मैं सुन के गया था। लेकिन आज के डेट में आई लव बांदा, आई लव पर्सन्स ऑफ द बांदा, पीपल ऑफ द बांदा, सॉइल ऑफ द बांदा। लोगों ने मेरे साथ खूब काम किया, मेरे को खूब सहयोग दिया। मेरे पास वर्ड नहीं है कि जो सहयोग, प्यार और जो चीज़ें मुझे मिली बांदा से, उसको मैं कैसे धन्यवाद के रूप में अदा करूं। अभी भी बांदा का कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो मेरे पास आएगा, मेरी चाय पिएगा, मेरे साथ फोटो खिंचाएगा और तब जाता है। इतना प्यार, वो तो हटने के बाद ही पता लगता है आपकी अहमियत की। अदरवाइज सीट पे जब आप बैठे हैं ना, कलेक्टर साहब हैं, तो हर आदमी जी हाँ करता है। हटने के बाद अगर जी हाँ करे तब समझो बात ठीक है। जी,
मॉडल गांव की काफी ज्यादा चर्चा है, जिसके बारे में इसके बारे में भी वर्णन है किताब में कि मॉडल गांव क्या है। देखिए, जो हमने बांदा में सारे 20-22 प्रयोग किए और जिसके डेटा, देखिए आदमी आज के डेट में कुछ भी आप बोलते रहिए उल्टा सिल्टा, वो विश्वास नहीं करता है उसको, जब तक आपके मुंह पर विरोध नहीं करेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपने जो कह दिया वो मान लिया, वो जाकर के एनालिसिस करता और पीछे कहता अरे ये तो झूठ है, ये सही नहीं है। हम लोगों का जो काम हुआ सबके डेटा है, जैसे पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा, डेटा है। 10.5% वोट बढ़ा, वो डेटा है, ठीक है। माइल न्यूट्रिशन घटा, वो डेटा है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी, वो डेटा है। तो ये सारे चीजें जो बढ़ी और डेटा सपोर्टेड हैं और ये पब्लिक डेटा है, इससे क्या हुआ, हर गांव का विकास हुआ, हर गांव का पानी बढ़ा, हर गांव की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हर गांव में जागरूकता आई, हर गांव में सोचने के लिए लोग प्रोग्रेसिव सोच के बने, उनके दिमाग से निराशा निकली, आशा में हुआ। देखिए, विकास दो तरह की है, एक तो होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। आपने स्कूल बना दिया, दिख रहा है, लेकिन एक आदमी की सोच बदल गई और वो अच्छा पढ़ने लगा, मेहनत करने लगा, लापरवाह था, नालायक था, अब वो लायक हो गया, अच्छा पढ़ने लगा और वो एक अच्छा नागरिक बन गया, ये दिखता नहीं है। ये भी विकास का ही एक बहुत बड़ा द्योतक है। तो जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टाइप का विकास हुआ पूरे बांदा के हर गांव में हुआ, कहीं 10%, कहीं 20% हर जगह। इन्हीं सभी चीजों को मॉडल गांव के प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग लागू कर रहे हैं। मैं उसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। श्री मुनीश गंगवार जी, जो रिटायर्ड सीजीएम है नाबार्ड के, वो इसके प्रेसिडेंट हैं। इसका एक लखनऊ में छोटा सा ऑफिस है और आईसीसीआई फाउंडेशन इसको सपोर्ट करता है। जो बांदा में हम लोगों ने काम किया गुड गवर्नेंस का, वही रिप्लिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इन होल यूपी, इन होल इंडिया। दिस इज मॉडल गांव। ओके, और कुमू जी, इस किताब डायनेमिक डीएम में काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? व्यक्तिगत अनुभव जो मेरा रहा वो मैंने एक कविता के रूप में डॉक्टर साहब पे लिख दिया है। आपकी आज्ञा हो या आप अनुमति दें तो मैं पढ़ दूं? बिल्कुल स्वागत है। ये है हमारे डायनेमिक डीएम। जिंदगी के हर रंग को जी भर के जिया है मैंने, जिंदगी के हर रंग को जी भर के जिया है मैंने, जिल्लते जहर को भी मस्ती से पिया है मैंने। गर हल घोला फिर भी वक्त की छलनी से छाना उसको, अगर हल घोला फिर भी वक्त की छलनी से छाना उसको, और उम्मीद क्या करते हो, हर पत्थर जिद को तोड़ा मैंने। जद्दोजहद का खुमार चढ़ा, पुस्तक लिखने में वक्त बेशुमार लगा, सुनहरी मलम्मा चढ़ा सच पर कदम दर कदम परोसा मैंने। आसान नहीं है पाना पर मंजिल गुमनाम भी नहीं, वक्त मशक्कत और हिम्मत कभी छोड़ा नहीं मैंने। वक्त ने भी किया खड़ा जब ले जाकर कट घरे में, ऐ सफेद सच फिर तेरा दामन न छोड़ा मैंने। तड़पते झूठ को बाहर फिर रंग बदलते देखा, ख्वाहिशों को ऊंचा बहुत फड़फड़ाते मैंने देखा। उस रूहानी उड़ान में सूरज अकेला देखकर, जिंदगी तेरे हर रंग को जी भर जिया है मैंने। वाह, बहुत बढ़िया। मैं इसमें यही कहूंगा कि किसी ने कहा है कि हम भी कुछ लिखना चाहें, कागज सादा रखना, रजनीगंधा के फूलों को ताजा ताजा रखना। तो डीएम साहब, हीरालाल सर, कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के जो प्रशंसक हैं, जो दर्शक हैं, जिससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको संदेश ये देना चाहूँगा कि ये किताब अभी हिंदी में है, 2 महीने से बेस्ट सेलर चल रही है। किताब लिखने वालों को पता नहीं लगता है। ये फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर ऑनलाइन उपलब्ध है और इसका इंग्लिश वर्जन 1 महीने में आ जाएगा, इसका गुजराती वर्जन भी 1 महीने में आ जाएगा। इसका हम लोग ट्रांसलेशन गुजराती में कर रहे हैं और इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में। तो जो मुझे फीडबैक मिला है, जिसने भी इसको पढ़ा है गांव की, जैसे मुझे एक टीचर ने कहा कि मेरी मदर पढ़ी नहीं है और मैं पढ़ के उनको सुनाती हूँ, तो मदर तो बड़ी खुश हो रही, कहीं इतने तो बढ़िया अफसर कोई नहीं मिलेगा।
तो इसको जिसने भी पढ़ा है, जो अभी तक मेरा फीडबैक जो मुझे मिला है, इसको सभी ने कुछ ना कुछ इससे पाया है, अच्छा पाया है, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ उससे मिला है। तो जो भी हमारे दर्शक हैं, आप लोग हिंदी पढ़ सकते हैं तो हिंदी पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो अभी जल्दी ही इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़िए, गुजराती पढ़ सकते हैं, गुजराती पढ़िए, और बहुत जल्दी ही 1 महीने के अंदर इंग्लिश हो जाएगा। अगर हिंदी में आप इसको लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे और अमेजॉन पे उपलब्ध है, और खूब लोग पढ़ रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट लिख के भेजते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मेरी भी ऊर्जा बढ़ती है कि इसको तो बहुत पहले लिख देना चाहिए था। जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही डीएम साहब के बारे में कहा था कि डीएम का अर्थ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन हीरालाल जी के संबंध में डीएम का अर्थ है डायनेमिक मैन। तो इन्हीं के साथ आज के लिटरेरी कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल भाव संवाद में हम ये चर्चा को संपन्न करते हैं। और चूंकि ये लिटरेरी फेस्टिवल है तो इसमें एक बहुत अच्छी बात, संस्कृत में श्लोक है जो जिसमें कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना निरा पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन नप जीवमाना तद भागधेयम परम पशुना। जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है वो सींग और पूंछ ना होते हुए निरा पशु है। इसलिए आप साहित्य से जुड़े रहिए, कलिंगा फेस्टिवल से जुड़े रहिए। और अब यहाँ पे इस संवाद में जो प्रश्न पूछे गए होंगे उनको हम लेना चाहेंगे, अगर कोई प्रश्न लिया गया है तो। आशीर्वाद ठाकुर जी ने डीएम साहब से प्रश्न किया है कि श्री हीरालाल जी वास्तविक रूप में एक डायनेमिक हीरो हैं, हमें आपका बांदा का कार्यकाल कभी नहीं भूलेगा। आपने बांदा को जो ऑक्सीजन पार्क, केन आरती, भूजल आंदोलन आदि कार्यों का जो संपादन किया वह आज बांदा जनपद को देखने को मिलता है। सादर नमस्कार। ये आपके कार्यों को ही, जो आपने कार्य किए हैं उनके बारे में आपके, जहां तक मैं जानता हूं आशीर्वाद जी आपका जो विद्यालय है जीआईसी बेलगाम, वहां के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने आपके बारे में लिखा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। ये संदेश आपको बायोग्राफी, हाँ जी, जो एक बायोग्राफी होती है सामान्यतः वो 95% सत्यता पर आधारित होती है। क्योंकि मैं सहलेखिका हूं, मैं यहाँ यह डिक्लेयर करना चाहूंगी ये 100% सत्य पे आधारित है। बहुत बढ़िया, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। जी। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन बहुत है नहीं, या कुछ इस तरह दिख रहा है। क्वेश्चंस नहीं है, जो कमेंट्स हैं जो आप, जी सभी कमेंट्स हैं। और जिन्होंने भी कमेंट्स किया है, हम हीरालाल जी की तरफ से, कुमुद वर्मा जी की तरफ से, कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल की तरफ, भाव संवाद की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आप हमसे जुड़े उसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। और आज हम इस चर्चा से आप सभी से आप मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने इसको कंडक्ट किया। शिवाजी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हम दोनों की तरफ से। थैंक यू। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमें वो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो सब बहुत लोग जुड़े होंगे, क्योंकि ये 3-4 जगह ट्विटर पर, फेसबुक पे और अन्य जगहों पे स्ट्रीम हो रहा है, बताया गया। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।